अब आप इसको मेरी चालाकी कहो या कुछ भी कहो कि मैं जो कुछ बात कहूँगा तो आई विल बी ट्राइंग टू किल टू बर्ड्स बाय सिंगल स्टोन। एक तो हम गांधी जयंती भी मनाएंगे, तो उनकी वैचारिक बातें कि उनका क्या योगदान है उनकी बात भी करेंगे, लेकिन मेरा फोकस होगा कि कुछ ऐसी चीज़ें आपको बता जाऊं जो आपको एग्जाम में हेल्प कर जाएं। सो इट इन ए वे इट इज़ ए क्लास आल्सो, कि गांधी जी के बारे में मेरा प्रयास ही होगा वो सब बातें मैं आपको बता जाऊं जिनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, और मैं आपको हिंट करूंगा कि ये चीज़ नोट कर लो, आप ये चीज़ समझ लो तो आप उसको कर लेना, ठीक है नहीं। गांधी जी की जहाँ तक बात है, सबसे पहली बात सोचने की ये है कि जो व्यक्ति किसी पद पर नहीं रहा, जिस व्यक्ति के घर वाले किसी पद पर नहीं रहे, ये भी इंपॉर्टेंट है, जिस व्यक्ति को आगे बढ़ाने में किसी पिता का हाथ या किसी वंश परंपरा का हाथ नहीं है, हम उससे आया हो, आखिरकार की क्या था उसमें ऐसा कि जो लोग 20-20 साल प्रधानमंत्री रहे और बहुत कुछ दावा करते रहे, लेकिन सबसे ज़्यादा पॉपुलर व्यक्ति महात्मा गांधी ही है, जो हमारे लीडर्स हैं नेशनल मूवमेंट के हों या इवन आज तक जितने भी लीडर हुए हैं इंडिया में, अगर नंबर 1 कहीं नाम आएगा तो वो महात्मा गांधी का आएगा। तो आखिर क्या बात थी उसमें, हम उस बात को भी समझेंगे और मैं आइडेंटिफाई करूंगा कि मेरी नज़र में ये बात थी, क्योंकि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फैक्ट पर आधारित हैं कि उनमें कुछ ऐसी बात थी जो कोई व्यक्ति ही 100 साल में 1000 साल में उस तरह का प्रदर्शन कर पाता है। तो मैं समझता हूँ कि जो सबसे बड़ी बात थी उस व्यक्ति में वो थी सैक्रिफाइस। मतलब जब वो लौट के वहाँ से आए अफ्रीका से, तो उन्होंने कह दिया मैं वैसे कपड़े पहनूंगा जैसे इस देश के गरीब पहनते हैं, और एक दिन नहीं दिखाने के लिए पूरी जिंदगी। बड़ी बात है कि आप एक दिन के लिए कोई काम कर लो, व्रत रख लो, एक दिन के लिए कुछ कर लो, लेकिन पूरी जिंदगी के लिए कर लो। मैं पूरी जिंदगी किसी पद को नहीं लूंगा, ये एक बहुत बड़ा वो था, मतलब ये त्याग जो था कि आप सोच सकते हैं कि जो 42 में 3 आंदोलन किए उन्होंने अपनी लाइफ में, मैं उनकी दूरगामी सोच को रेखांकित करना चाहता हूं। उन्होंने सबसे पहले क्या किया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो मेजर ऑपरेशन था उनका, हम सहयोग नहीं करेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ, ठीक है नहीं, हम ज़्यादा कुछ नहीं, हम आपसे मतलब नहीं रखेंगे, इतना ही था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यही तो था कि आपके स्कूलों में हम अपने बच्चे नहीं भेजेंगे, आपकी जो शराब है वो नहीं पिएंगे, हम विदेशी कपड़े नहीं पहनेंगे, यही तो था। तो वो तो आपकी अब भी चॉइस है, आप चाहो तो कोई कपड़ा पहन सकते हो, आप जो खाना खाने चाहो, जिस स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहे, आज भी आपकी फ्रीडम है। यही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था। इसके बाद उन्होंने कहा यहाँ कोई कानून नहीं तोड़ना था। इसके फिर 10 साल बाद आया सिविल डिसोबीडियंस, कि हम कानून तोड़ेंगे लेकिन जो उसकी सजा होगी वो हंसते हंसते लेंगे। मैंने कानून तोड़ा है तो मैं खुद ही कह रहा हूं कि मैंने तोड़ा है, आप मुझे सजा दीजिए। तो यही तो करोगे कि आप सजा दोगे। मतलब कितनी अजीब बात है कि जो आदमी कानून तोड़ रहा है, आमतौर पे आदमी बचता है कानून तोड़ने के बाद, यहां वो कह रहे हैं कि हमने कानून तोड़ा है, हम सजा लेंगे, इस कानून की जो सजा होगी। और इसके 10 साल बाद, लगभग 10 साल बाद, 12 साल मान लो, उन्होंने कहा भारत छोड़ो। क्या भारत छोड़ो 1920 में हो सकता था? ये नॉन कोऑपरेशन 1942 में हो सकता था? वो उसी टाइम पर होंगे जो क्रम उनका है, आप क्रम नहीं बदल सकते। आप सोचिए इस बात को। भारत छोड़ो वाली बात उन्होंने 1920 में क्यों नहीं कही? क्योंकि हम तैयार ही नहीं थे कि उनसे छुड़वा दें भारत। आप एक चीज को जरा सोच के देखना, आप ये छोटी सी, आप ये क्या प्रतिज्ञा कर सकते हो कि मैं पूरे जीवन दाल नहीं खाऊंगा? कितना मुश्किल काम है। एक दिन तो कह सकते हो आपकी, एक वीक नहीं खाऊंगा,
उन्होंने कहा कि वो जब आए थे यहाँ पे तो 3 पीस सूट में थे, टाई बांध के। उन्होंने कहा मैं कपड़े नहीं पहनूंगा, सूट नहीं पहनूंगा, और एक दिन नहीं पूरी जिंदगी, और उन्होंने नहीं पहना। तो सेक्रीफाइस, दूर की सोच। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों से हम ऐसे नहीं लड़ सकते, मुझे लोगों को जागरूक करके आगे लाना पड़ेगा। दूर की सोच। तीसरा मास मूवमेंट, ये चीजें उसकी थी, उसकी वजह से वो दूसरे लोगों से अलग है, वो दूसरे लोगों से अलग है। जो महात्मा गांधी है वो मोहनदास पैदा हुआ था, लेकिन जिंदगी में स्ट्रगल करके वो महात्मा बना, और जब महात्मा बना तो वो ये कर पाया। यानी जो क्वालिटी है वो जन्म से नहीं आई। एक्चुअली कई बार ऐसी बुक्स भी लिखी गई हैं, लोगों ने रिसर्च भी किया है, मोहन से महात्मा तक। क्या मतलब है? साउथ अफ्रीका से इंडिया तक। तो मैं जो बात करने जा रहा हूं उन बारे में, ये तो मेरा जस्ट इंट्रोडक्शन था। 2 भाग में अपनी बात कहूंगा। एक, जो आपको प्रीलिम में क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं गांधी के ऊपर, कि उन्होंने साउथ अफ्रीका में क्या किया, उन्होंने कौन सा अखबार निकाला, वहाँ कौन सी किताब लिखी, उनका क्रम क्या है, फिर इंडिया में क्या किया उन्होंने। एक तो ये चीज़ मैं इस पे हाईलाइट करूँगा, कब वो जेल गए पहली बार। दूसरा भाग में मैं डिस्कस करूँगा उनके आइडियाज़, जैसे उनका सत्य और अहिंसा क्या था, सत्याग्रह क्या था, आखिरकार ये क्या था। हम सब जानते हैं, लेकिन हमसे कोई क्या एक्सप्लेन करो तो नहीं कर पाते, तो वो मैं बताऊंगा कैसे एक्सप्लेन किया जाए इनको। उनका ट्रस्टीशिप का सिद्धांत क्या था। कुछ लोगों ने कहते हैं कि दार्शनिक अराजकतावादी थे, तो वो क्या था। उनका समाजवाद क्या था, वो किस तरह की अर्थव्यवस्था चाहते थे, उनके सपनों का भारत क्या था, उनका ग्राम स्वराज्य क्या था। इन चीज़ों पे छोटा छोटा मैं प्रकाश डालूंगा उसकी मूल बात पर। लेकिन लेट अस गो टू फर्स्ट, हाउ ही वाज मेड महात्मा फ्रॉम मोहन। उनके पिताजी का नाम क्या था जानते हैं आप लोग? करमचंद। वो उनके नाम के साथ लगाते हैं, उनका नाम तो मोहनदास ही था। और पुतलीबाई उनका मदर का नाम था। 1869 में उनकी बर्थ हुई 2 अक्टूबर को। पहले वो जो 88 में गए लंदन, अपनी लॉ किया वहाँ से। सो ही वाज एक्सपोज टू इंग्लिश स्पीकिंग और इंग्लिश वे ऑफ लाइफ, ये सब चीज़ें उन्होंने सीखी। और ये एक साधारण बात नहीं थी कि आप कितनी उम्र रही होगी जब वो लॉ करने गए 88 में, 19-20 साल का कोई व्यक्ति, आज लड़का कोई, आज इतने बड़े विकसित उसमें, जब व्हाट्सअप भी है, सब कुछ भी है, जहाँ कुछ नहीं था आपको 19-20 साल का कोई बच्चा जाए लंदन पढ़ने, तो बड़ी बात थी, साहस की बात थी, उसने किया है। हालांकि और लोग भी करते थे, लेकिन आज आप देखिए कि 19-20 साल के बच्चे को हम घर से बाहर भेजना चाहते हैं कि नहीं, उसकी क्या है। लेकिन वो लंदन पढ़ने गया, जहाँ कोई फ़ोन नहीं था, जहाँ कोई पहले व्यवस्था नहीं थी, जो आज आप बहुत सारे आप लंदन में हैं तो अपने पेरेंट्स से 24 घंटे जुड़े रह सकते हैं, लेकिन तब इस तरह की सुविधा नहीं थी। खैर वो 3 साल करके वहाँ से आए। क्या था कि एक अब्दुल्ला नाम के बिजनेसमैन थे, ठीक है नहीं। हम थोड़ा साउथ अफ्रीका का मैप देखेंगे। एक इसमें चीज़ नोट करिए आप, डरबन, ठीक है ना। ये आप साउथ अफ्रीका का मैप देख रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना। वो पूरा मैप नहीं मैं दिखा रहा हूँ। इंडिया इधर पड़ेगा, ये इंडियन ओशन है, तो इंडिया से जाने में ये पड़ेगा डरबन, ठीक है नहीं। डरबन बहुत इंपॉर्टेंट है उनकी लाइफ में। और दूसरी जगह पड़ेगी प्रिटोरिया। ये प्रिटोरिया क्या थी, वहां की कैपिटल थी। पता है साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल है। प्रिटोरिया वहां की डिफेंस या एग्जीक्यूटिव की कैपिटल है। प्रिटोरिया के पास में एक जोहान्सबर्ग, ये वहां की लेजिस्लेटिव कैपिटल है, यानी पार्लियामेंट यहां बैठती है। और एक यहां पे जगह है ब्लोमफॉन्टेन, ये ब्लोमफॉन्टेन। अब तो ये बड़ा नहीं होगा, ये देखिए ये हमारा इतने से काम चल जाएगा। ये तीसरी कैपिटल है, जुडिशियल कैपिटल, जहां उनका सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है नहीं। ये बहुत कंट्रीज में है, लेकिन ये 3 कैपिटल वाला देश ये अकेले है। 2 कैपिटल तो बहुत जगह पर है। और आपको पता है कि ये देश
और दृष्टि से भी अनोखा है। आपने देखा होगा कि जब अंग्रेजों का शासन यहाँ पे था तो वो भेदभाव करते थे, अपने को गोरा कहते थे, हमको काला कहते थे, यही तो था ना, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। अब काले भी दो तरह के होते हैं, एक हम काले हैं, एक वो जो साउथ अफ्रीका में काले हैं, ठीक है नहीं? तो तीन तरह के हो गए ना, व्हाइट, ब्लैक और ज्यादा ब्लैक, यही हो गया ना, ठीक है नहीं? तो साउथ अफ्रीका में इस तरह का मिक्सचर था। ये इंडियन वहां कहां पहुंच गए थे? क्योंकि साउथ अफ्रीका पे ब्रिटेन का अधिकार था। तो 19वीं सेंचुरी में प्लांटेशन के लिए, गन्ना में, रबड़ की प्लांटेशन में काम करने के लिए इंडिया को ले जाते थे, इंडेंचर्ड लेबर के बारे में एग्रीमेंट करके 10 साल का, 15 साल का, इस तरह वहां 3 कलर के लोग हो गए। एक तो ब्लैक, बहुत ज्यादा ब्लैक वहीं के, एक हमारे जैसे जो कम ब्लैक थे लेकिन ब्लैक थे, उनकी परिभाषा में उनको कहा गया कलर्ड। ठीक, कलर्ड उन्होंने ही नाम दिया, हमारा इंडियंस को कहते थे कलर्ड। और तीसरा नाम था व्हाइट, जो अपने को कहते थे वो। सो 3 तरह की कम्युनिटी वहां इकट्ठा हो गई, विशेषकर इस एरिया में। इस एरिया में इसे नाटल प्रोविंस कहते थे। ये लिखा है ना, क्वाजुलू नाटल। नाटल एक्चुअली क्या है, जो यहाँ लैंग्वेज बोली जाती थी, नाटल माने होता है न्यू। सो इंडियन ज्यादा गए थे तो कहाँ बस गए वो, ये इधर से जाते थे तो नाटल में यहीं रुक गए वो, और फिर यहाँ से भेजे जाते थे वो कहाँ, जहाँ काम के लिए जाना है। तो नाटल वाज न्यू, जिसे न्यू बॉर्न बेबी को नाटल उसमें बारे में यूज करते हैं हम लोग। तो ये न्यू लोकेलिटी थी, इसलिए इसका नाम नाटल पड़ा। तो गांधी जी भी गए और यहीं सेटल कर गए। गांधी जी कब गए वहां पर? गांधी जी 24 मई 1993 को, सॉरी 1893 को साउथ अफ्रीका पहुंचे। ये डेट नोट कर लीजिए आप। वो क्यों गए? वो एक केस को लड़ने के लिए गए थे। और उन्हें क्यों ले जाया गया ये भी बताता हूं मैं। जो अब्दुल्ला थे, जो बिजनेसमैन, उनके परिवार का एक संपत्ति का विवाद था और वो गुजराती थे, वो इंग्लिश नहीं जानते थे। गांधी जी की खास बात ये थी कि वो गुजराती भी जानते थे और इंग्लिश भी जानते थे। तो इंग्लिश की जरूरत थी कोर्ट में बहस करने के लिए, और गुजराती की जरूरत थी कि ये लोग अपनी बात कह पाए उनसे। तो ये एक चांस था कि वो गुजराती थे, विवाद गुजरातियों का था, और वहां से लेके गए वो। अब क्या हुआ, वो डरबन पहुंच गए, डरबन में रुके, लेकिन 3-4 दिन में कोर्ट तो प्रिटोरिया में थी, राजधानी यहाँ पे थी, ठीक है नहीं? यहाँ पे राजधानी थी। तो वो दूसरे दिन ट्रेन से यहाँ गए, दूसरे दिन नहीं 3-4 दिन बाद वो ट्रेन से गए, यानी 4 जून की बात है। वो ट्रेन से गए जो है। और क्या हुआ उस ट्रेन में कि यहां से और यहां के बीच दूरी 500 किलोमीटर है, ठीक है नहीं? तुरंत नहीं गए वो, यहां रुके 2-3 दिन, यहां से गए फिर वो। और वो वहां रास्ते में एक स्टेशन पड़ता है पीटरमैरिट्जबर्ग, ये है डरबन, ये पीटरमैरिट्जबर्ग, इसके आगे पड़ेगा वो प्रिटोरिया। तो ये केवल कितने किलोमीटर है यहाँ से? ये नियरली 88-89 किलोमीटर। तो वो उन्होंने फर्स्ट क्लास का टिकट खरीदा, क्योंकि वो तो लायर थे, उनको फीस मिल रही थी। जो फर्स्ट क्लास का टिकट खरीदा उन्होंने, लेकिन वहां पर डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी थी। तो वो अंग्रेज जो टीटी था उसने कहा कि तुम फर्स्ट क्लास में ये कलर्ड और ब्लैक ट्रेवल नहीं कर सकते हैं, भले ही तुम पैसा है तुम्हारे पास। तो उसको इस स्टेशन पे बाहर उतार के फेंक दिया, उनको उतार दिया। ये स्टेशन का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक आइसोलेटेड टाउन था। ही कंटेस्टेड द केस, देन ही वेंट टू प्रिटोरिया, पीटरमैरिट्जबर्ग। दिस इज द प्ले स्टेशन जहां से डरबन से प्रिटोरिया जाते समय, वो प्रिटोरिया जा रहे थे क्योंकि कोर्ट प्रिटोरिया में था, बहस उनको वहां पे करनी थी। 7 जून 1993 को यह घटना हुई थी। तो 24 मई को पहुंचे वो, 1 सप्ताह करीब वो रहे वहां पर, 10 दिन जो भी है। और 7 जून को वो जा रहे थे बहस करने। अब बहस उन्हें कहाँ करना था? जाके प्रिटोरिया में। और रास्ते में उन्हें ये घटना जो हुई है, मैं इसलिए इस घटना को बता रहा हूँ, और इसलिए घटना इंपॉर्टेंट है
कि उनको लगा कि मैं जिस मामले के आया हूं यहां पर, उससे ज्यादा गंभीर मामला तो दूसरा है, उससे ज्यादा गंभीर मामला तो डिस्क्रिमिनेशन का है। मैं तो एक सिंपल विवाद को निपटाने के लिए आया हूं प्रॉपर्टी के, लेकिन यहां जब मेरे साथ ऐसा हो सकता है, जो कि मैं लॉयर हूं, फीस पेमेंट कर रहा हूं फर्स्ट क्लास की, तो आम इंडियन का क्या होता होगा। और पूरी रात उन्होंने इस चीज के ऊपर सोचा और दिस वॉज ए टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। वो जो गए थे कि मैं लौट आऊंगा ये मुकदमा करके 10-15 दिन में, 20 दिन में, तो उन्होंने ही स्टेट बैक और ही स्टार्टेड ऑर्गेनाइजिंग इंडियंस। और अगले साल ही उन्होंने अपने जीवन की पहली संगठन बनाया, कभी पूछा जा सकता है गांधी जी का, नाटाल इंडियन कांग्रेस। नाटाल इंडियन कांग्रेस was an association formed by Gandhi in 1894 to protest the discriminatory policies of British government in South Africa. So I note down 1894. अब क्या है कि यहां से उन्होंने धीरे धीरे स्ट्रगल करना शुरू किया अपना। यही इसी बीच में ब्रिटिश एक बार उन्हें आना पड़ा। और एक और घटना है, 94 में अभी वो अकेले गए थे, 96 में वो इंडिया आए और ये कह के आए कि ठीक है आप मैंने स्ट्रगल शुरू करा दिया है, आप लोग अपना करते रहिए। अब क्या हुआ, नाटाल इंडियन कांग्रेस के जो लोग थे वो बोले कि ये काम जो भेदभाव के विरोध करने वाला काम है ये हम अकेले नहीं कर सकते, आप लौट के वापस आओ। अब क्या हुआ, जब 96 में वापस गए तो इस बार वो परिवार के साथ गए, क्योंकि ही वॉज डिटरमिन्ड कि अब मुझे लौटना नहीं है जब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा। सो वो जो हालांकि एक बार और भी आए थे वो कम समय के लिए, लेकिन इस बार जो फैमिली को लेके गए, पता है उनके साथ क्या घटना हुई। जब वो डरबन पोर्ट पे पहुंचे शिप से, तो जो अंग्रेज लोग थे वहां पर वो इनसे चिढ़ते थे कि गांधी आएगा तो फिर धरना प्रदर्शन और ये सब करेगा, तो उस जहाज से नहीं उतरने दिया। 21 दिन तक गांधी और उनका परिवार शिप में ही रह गया, उतरने ही नहीं दिया। यस, उतरने ही नहीं दिया उनको वहां पर। तो ये कितनी बड़ी बात थी कि उनको लग गया था कि ये आदमी कुछ यहाँ पे करेगा। इसके बाद क्या हुआ कि पूरे देश में जो इंडियन फैले हुए थे छोटी छोटी जगह पर, उन्होंने कहा मैं अपनी बात उन तक पहुंचाऊंगा सबको इकट्ठा करके। और यहीं पर है उनकी चरित्र का या व्यक्तित्व का फॉर्मेशन हुआ। मैं जब बताऊंगा अभी एक मैं अलग से पोर्शन लेक्चर में लूंगा कि इन्फ्लुएंस क्या था उनके ऊपर, किसका क्या इन्फ्लुएंस था, तो वहां देखेंगे आप कि ज्यादातर जो इन्फ्लुएंस, जो सत्याग्रह है, सत्य, वो सब उनको यहां सीखने को मिला। इस दौरान में इन्होंने कहा कि मैं अपनी बात पहुंचाऊंगा। और अब क्या हुआ कि जब अपनी बात पहुंचाऊंगा तो उन्होंने एक अखबार निकाला जो उनका सबसे पहला अखबार था। इंडियन ओपिनियन वाज फॉर द फर्स्ट टाइम पब्लिश्ड इन 1903। तो डरबन में इन्होंने अपना क्या बनाया कि जो लोग अखबार में काम करेंगे वो रहेंगे, मैं भी रहूंगा, और हमारे साथ सत्याग्रह करने वाले वो सारे लोग रहेंगे। यहाँ पे उन्होंने, मतलब आप कहिए कि जो फिनिक्स आश्रम है इसको देखना जरूरी है थोड़ा सा, ठीक है नहीं। ये मतलब कहने का, ये क्वाज़ुलु नाटाल तो पढ़ा ना आपने मैप में, फिर देख लो, ये है क्वाज़ुलु नाटाल, डरबन से पास जो है, ठीक है नहीं। यहाँ इन्होंने स्थापित किया इसको। और इसकी अब ये पता है क्या है कि गांधी के आने के बाद यहाँ पे लोगों ने कब्जा कर लिया। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, सॉरी वहाँ की गवर्नमेंट ने 2021 में इसको अब अपना हेरिटेज मॉन्यूमेंट डिक्लेयर कर दिया है। जहाँ गांधी जी रहते थे उस मेन प्रेमाइजेस को, काफ़ी बड़ा आश्रम था ये, तो लोगों ने वहाँ इनक्रोचमेंट कर लिया गांधी जी के आने के बाद। तो फिर वहाँ की गवर्नमेंट ने लिखा हुआ है, अभी वर्तमान पोजीशन क्या है, इट हैज़ बिकम ए नेशनल हेरिटेज मॉन्यूमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका 2021 में। इस सेटलमेंट को बहुत ज़्यादा, ये है फोनिक्स, यहाँ ये आश्रम में वो लगातार रहे और जब तक वो साउथ अफ्रीका में रहे। यहाँ उन्होंने सीखा, यहाँ उन्होंने पढ़ा बहुत सारी चीज़ें,
जैसे कि जो मैं इन्फ्लुएंस बताऊंगा वो यहाँ पे आएगा कि हमें सेल्फ सफिशिएंट रहना है, यानी हम 25 किलोमीटर दूर जो रह रहे हैं, जो हमें कपड़ा चाहिए वो कपड़े की व्यवस्था यहीं करनी है, खाने की यहीं करना है और यहीं रहना है, आंदोलन के लिए जाना है बस। जब वो धरना प्रदर्शन डिमॉन्स्ट्रेशन करते थे तो वो लोग वहाँ से निकल के उसके लिए चले जाते थे। बकाया उनको एक जगह रहने की सुविधा हो गई। इससे क्या फ़ायदा हुआ कि जो लोग नए जुड़ते थे उनको रहने की दिक्कत नहीं होती थी, अखबार में जुड़े या इनके आंदोलन में जुड़े, वो एक कम्युनिटी लिविंग सिंपल लाइफ का यहाँ पे आइडिया उन्होंने डेवलप किया। जब ये 1914 में गांधी जी वहाँ चले तो बिना सफलता के नहीं चले। जब उन्होंने अंतिम आंदोलन किया, अपना अंतिम आंदोलन किया था उन्होंने 1913 में साउथ अफ्रीका में अंतिम आंदोलन किया और वहाँ की गवर्नमेंट को झुकना पड़ा। वहाँ स्मिथ की गवर्नमेंट थी, बोर जो जीत गए थे उनकी। गांधी और स्मिथ के बीच समझौता हुआ। 2014 में सारे भेदभावकारी कानून इंडियंस के अगेंस्ट हटा लिए। ये गांधी जी की सफलता थी 14 में। तब उन्होंने कहा, मतलब इंडियन के अगेंस्ट जितने भेदभाव वाले कानून थे, 13 में समझौता हुआ और 14 में वो कानून हटा लिए गए।